हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी के मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए हैं और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है, नोटिफिकेशन होता है, पीडीएफ होता है और पेपर कटिंग होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है? तो सबसे पहले आपको इसमें एक डेली लाइव क्लास मिलता है और इस डेली लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ डिस्कशन करके, चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डिफिकल्टीज, डाउट होता है, आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें आपको अपने प्रिपरेशन को समझने का अवसर मिलता है और डेली इसमें मॉक टेस्ट मिलता है, क्विज मिलता है और फिर उस पर डिटेल एनालिसिस करके आपके परफॉर्मेंस को आपको समझने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसमें आपको पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस एक निर्धारित समय में करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और देश के सबसे टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं तथा अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी एग्जाम से संबंधित है, जो मेंस एग्जाम से संबंधित है और जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और ऑप्शनल पेपर का, तो अलग-अलग से ले सकते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी में शामिल सभी ऑप्शनल पेपर की क्लास की शुरुआत की गई है जिसमें मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी टीच करता हूं, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अब आप यदि जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी का जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तब आपको 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका फी 72,000 रुपया है। लेकिन यदि मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो 12 मंथ का फीस है वो है 69,500 रुपये। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो 1,07,000 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या-क्या है? तो इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। ये चारों चीज़ें आपको प्लस कोर्स में भी मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक दिया जाता है। अर्थात जब आप यूपीएससी की तैयारी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो एक पर्सनल कोच की ज़रूरत होती है जो आपको एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से प्राप्त होता है। और अब आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 7,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो प्लस तो 12 मंथ का जो आपको ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो 24,750 में मिल जाएगा।
आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों के जीएस के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें तो मच बेटर है। और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। तो आइए आज का जो क्लास है हम लोग सल्तनत काल में क्लास कर रहे हैं, और सल्तनत काल में हम लोग जो राजनीतिक इतिहास सल्तनत काल का पढ़ रहे हैं, इस राजनीतिक इतिहास के अंतिम वंशावली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात अभी हम लोगों को अब सल्तनत काल के लोदी वंश के बारे में जानना है। और लोदी वंश के बारे में जानने से पहले आपको एक सूचना दे देते हैं कि फर्दर अभी 1 सप्ताह तक जो है, जो अनअकैडमी से हम लोगों को सूचना मिली है कि लाइव सेशन नहीं चल सकता है यूट्यूब पर। तो प्रत्येक दिन आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध रहेगा, और जैसे सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसी सीक्वेंस में आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। जहाँ तक हम लोगों ने मध्यकाल की लाइव क्लास शुरू की थी, वहीं से हमने रिकॉर्डेड वीडियो की शुरुआत की है। तो प्रत्येक दिन आपके लिए उसी टाइम में एक रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध रहेगा। आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और फिर जब हम आपके साथ लाइव क्लास में सेशन में जुड़ जाएँगे, तो फिर आपके जो भी इस रिकॉर्डेड वीडियो से संबंधित क्वेरी रहेगी, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, सभी हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अभी लाइव क्लासेस नहीं हो पाएगी, और जब तक आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाती है, तो आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि आप तक प्रत्येक दिन एक-एक रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराया जाए। तो प्रत्येक दिन एक रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, जो मध्यकाल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसी से संबंधित रहेगा, और जैसे सीक्वेंसली है वैसे ही रहेगा। तो आप एक-एक वीडियो देखते जाइएगा, और जिस तरीके से पहले आप अपना वीडियो देखते हुए नोट प्रिपेयर्ड कर ले रहे थे, ठीक उसी तरीके से आप नोट प्रिपेयर्ड करते जाएंगे। और जो भी आपको इश्यूज आएगी, उस इश्यूज को हम जब लाइव सेशन में आएंगे, तो फिर आपके साथ लाइव सेशन में आकर हम उसके समस्या का समाधान कर लेंगे। तो आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग मूल रूप से किस पर चर्चा करेंगे? इसमें हम लोग मूल रूप से लोदी वंश, जो एक वंश बच गया है सल्तनत काल का, लोदी वंश के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सल्तनत के इतिहास में जो लोदी वंश का शासन काल है, ये बेसिकली 1451 से लेके 1526 तक का शासन काल है। और इस समय अवधि में मूल रूप से 3 शासकों ने शासन किया। इसमें एक हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं बहलोल लोदी कहते हैं। तो बहलोल लोदी ने एक शासन किया था। बहलोल लोदी के बाद दूसरा जो प्रमुख शासक, इस वंश का सरप्रमुख शासक, जिसको हम लोग सिकंदर लोदी कहते हैं, सिकंदर लोदी ने शासन किया था। और तीसरा जो इस वंश का अंतिम शासक और सल्तनत काल का भी अंतिम शासक हो जाएगा, वो हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं इब्राहिम लोदी ने शासन किया था। ये 3 शासक इस वंश में हुए थे। तो बहलोल लोदी का जो शासन काल है, ये 1451 से लेके 1489 तक का जो शासन काल है, वो बहलोल लोदी का है। फिर इसी तरीके से सिकंदर लोदी का जो शासन काल है, 1489 से लेके 1517 तक सिकंदर लोदी का शासन काल है। फिर 1517 से लेके 1526 तक का जो शासन काल है, वो इब्राहिम लोदी का शासन काल है। तो इनके शासन काल में जो कुछ प्रमुख घटनाएं घटी, जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और कुछ कॉन्सेप्चुअल एरिया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा वंशावली एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ताकि कभी कभी क्रोनोलॉजी के रूप में भी आता है, तो वो आपको क्लियर रहे। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम डायनेस्टी था, उसको हम लोगों ने मूल नाम क्या दिया था? ममलूक वंश नाम दिया था। ममलूक शासक थे, पहला वंश, जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं, प्रारंभिक तुर्क वंश भी कहते हैं, इलबारी वंश भी कहते हैं, लेकिन जो मूल नाम है वो ममलूक वंश है। दूसरा जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश था, वो कौन था? खिलजी वंश था, जिसमें 3 प्रमुख शासक हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी हुए थे। तीसरा जो था वह कौन था? तुगलक वंश था। और तुगलक वंश में भी हम लोगों ने देखा कि 3 प्रमुख शासक हुए। इसमें भी गयासुद्दीन तुगलक हुए, मोहम्मद बिन तुगलक हुए और फिरोज शाह तुगलक हुए। फिर इसके बाद कल हम लोगों ने देखा था कि इसमें एक चौथा वंश जो आया, वो सैयद वंश आया था। और सैयद वंश में 4 छोटे-छोटे शासक हुए। और सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम वंशावली है, वो क्या है? लोदी वंश है। तो लोदी वंश का शासनकाल आता है। तो इस तरीके से 5 राजवंशों ने शासन किया, और आप देख रहे हैं कि 1206 ईस्वी से लेके
1526 ईस्वी तक सल्तनत का शासन रहता है और लगभग 300 वर्षों में आप देख रहे हैं कि 5 वंशों ने शासन यहाँ पर किए हैं। तो लोदी वंश के बारे में जानेंगे, इन तीनों शासक के बारे में। इससे पहले हम लोग लोदी शासकों के द्वारा जो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं किनशिप थ्योरी में, तब हम लोग इनके शासन प्रणाली के ऊपर, इनके शासकों के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले, और ये जो किनशिप थ्योरी है, इससे आपको अफगान के शासन को समझने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि लोदी शासकों का जो राजत्व सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लोदी शासकों का किनशिप थ्योरी, लोदी शासकों का राजत्व सिद्धांत। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सल्तनत काल में मूल रूप से जो बलबन था, पहला शासक था जिसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेसिकली राजत्व सिद्धांत क्या होता है, आपके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर राजत्व सिद्धांत की चर्चा करते हैं, लेकिन मूल इसका अर्थ क्या है किनशिप थ्योरी का। देखिए, किनशिप थ्योरी का अर्थ होता है, इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे भारतीय संविधान में प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना बेसिकली क्या बताता है कि प्रस्तावना बताता है इसमें कि भारत के शासन प्रणाली का आदर्श क्या होगा। भारत के शासन प्रणाली का आदर्श क्या है, वो हमें क्या बताता है, प्रस्तावना से पता चलता है। एक शासन प्रणाली का आदर्श क्या है, ये हमें प्रस्तावना से पता चलता है। दूसरा हमें पता चलता है कि भारत के राज्य शासन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार का शासन प्रणाली स्थापित होना चाहता है, लक्ष्य क्या है, और शासन किस प्रकार का होगा, इस पर शासन किस प्रकार का होगा, इस पर चर्चा की गई है। तो आदर्श संविधान का जो प्रस्तावना है वो बेसिकली यही होता है कि जो शासक वर्ग होगा वो राज्य को किस तरीके से चलाएगा, राज्य को चलाने का दर्शन क्या होगा, किस उद्देश्य, किस लक्ष्य को लेकर चलाएगा। तो आप देखते हैं कि ना, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र प्रभु संपन्न गणराज्य इस तरीके से है। तो हमारा जो प्रस्तावना है ठीक उसी तरीके से किनशिप थ्योरी होता है। किनशिप थ्योरी का अर्थ होता है कि कोई जो शासक है, वह शासक किन लक्ष्यों, किन आदर्शों, किन उद्देश्यों को लेकर शासन करेगा, उसके राजनीतिक विचारधारा किस तरीके से होगी, जनता का किस तरीके से वो कल्याण करना चाहते हैं, किस तरीके से उस पर शासन करना चाहती है, उसको लेकर सल्तनत काल में लगभग सभी शासकों के द्वारा अपने विचार प्रतिपादित किए थे। उन्हीं विचार को हम लोग क्या कहते हैं, किनशिप थ्योरी कहते हैं, राजत्व सिद्धांत कहते हैं। तो राजत्व सिद्धांत बेसिकली राज्य को चलाने का जो दर्शन होता है, उसको हम लोग राजत्व सिद्धांत कहते हैं। अब जो लोदी कालीन राजत्व सिद्धांत है वो किन विचारधाराओं पर आधारित थी और किस तरीके से इसमें चलता है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि एक तो हम लोदी कालीन जो ये लोग थे क्या, तो अफ़गान जाति से संबंधित थे। लोदी क्या थे? अफ़गान जाति से संबंधित थे, और अफ़गान जाति से संबंधित थे तो क्या इसकी विशेषता थी और किस तरीके से थी? तो दूसरा हम लोग पहले देखेंगे कि जो इस वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, बहलोल के समय में किस तरीके से राजत्व सिद्धांत था। फिर जब सिकंदर लोदी शासन करने के लिए आता है तो सिकंदर लोदी के समय किस तरीके से राजत्व में परिवर्तन होता है, और फिर इब्राहिम लोदी जब शासन करने के लिए आता है तो इब्राहिम लोदी के समय में किस प्रकार के राजत्व में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले अफ़गान जो जाति थे बेसिकली एक तरीके से जनजातीय कबीला से संबंधित थे, जनजातीय लोग थे, ध्यान से समझेंगे, जनजातीय लोग थे। और जनजातीय लोगों में जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि समानता की भावना अधिक होती है। इनका जो समाज होता है, समानता की भावना अधिक होती है, और समानता की भावना जो इनमें अधिक होती है, तो समानता की भावना इनमें क्या होती है, अधिक होती है। और प्रत्येक जनजातीय लोगों में क्या होता है कि उनका एक सरदार होता है, उनका एक सरदार होता है। सरदार कहने का अर्थ है जो कबीले का प्रमुख होता है, एक तरीके से उनका एक सरदार होता है। लेकिन इनका जो एक सरदार होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनमें समानता की भावना होती है, तो
अपने सरदार को भी ये लगभग समान मानते हैं। अपने सरदार को, जो उनके कबीले के प्रमुख होते हैं, सरदार को भी समान मानते हैं। लेकिन वहां पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको ध्यान में रखेंगे। वो लोग प्रयोग करते हैं जिसका टेक्निकल वर्ड होता है सम्मानों में प्रमुख। सम्मानों में प्रमुख, सम्मानों में प्रमुख का अर्थ होता है कि जनजातीय क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं सभी लगभग समान होते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें जो उनका सरदार होता है उनको थोड़ा सा कुछ अधिक महत्व दिया जाता है। ये अफगान की विचारधारा थी, ये ध्यान में रखेंगे। तो जनजातीय लोग थे, समानता की भावना से प्रेरित थे, उनमें एक सरदार होता है और अपने शासन और अपने सरदार को किस तरीके से मानते हैं वो लोग, सम्मानों में प्रमुख। यानी सभी जनजातीय सरदार समान है, अफगान सरदार समान है, परंतु जो उनका प्रमुख एक है सरदार, उनको थोड़ा सा अधिक महत्व दिया जाता है। तो बहलोल लोदी जब शासन करने के लिए आता है तो बहलोल लोदी के द्वारा जो अफगानों की ये विचारधारा थी, इसी विचारधारा के आधार पर शासन किया जाता है। यानी बहलोल लोदी के द्वारा इसी विचारधारा के आधार पर शासन किया जाता है। इसी विचारधारा के आधार पर क्या शासन किया जाता है? तो जो इनमें समानता की भावना थी और सम्मानों में प्रमुख की भावना थी, तो शासक बनने के बावजूद भी बहलोल लोदी के द्वारा कभी सिंहासन प्रयोग नहीं किया गया। सिंहासन का प्रयोग वो नहीं करता है। सिंहासन का प्रयोग नहीं, क्यों नहीं करता है? क्योंकि इससे जो उनका अफगान सरदार थे वो रुष्ट हो सकते थे, तो इसके कारण वो सिंहासन का प्रयोग नहीं करता है। एक दूसरा वो क्या करता है कि कोई भी यदि राजनीतिक विचार करना हो तो अपने सरदारों के साथ एक साथ कालीन पर बैठकर बातचीत करता है। कालीन पर बैठकर बातचीत करता है, क्योंकि यदि ये सिंहासन प्रयोग करेगा तो फिर वो एक होता है ना कि राजा और अधीनस्थ वाली बात हो जाएगी। तो ये कालीन पर बैठकर बात करता है। तीसरा क्या करता है कि अफगानों से उनसे आय व्यय का ब्यौरा भी नहीं लेता। जो भी अफगान सरदार थे उनसे आय व्यय का ब्यौरा नहीं लेता है। और फिर अब अपने सभी अफगान सरदारों को ये मसनद ए आली कहकर बुलाता था। मसनद ए आली जैसे सम्मानजनक शब्द कहकर बुलाता था। तो जो अफगान जनजाति की विचारधारा थी और जिस तरह से वो लोग शासित हो रहे थे पहले से, बहलोल लोदी ने ठीक उसी तरीके से उनको शासित करने का प्रयास किया, उनके साथ मिलजुल बढ़ाए, उनको सम्मान दिया। सिंहासन नहीं प्रयोग करने का अर्थ है कि उनको सम्मान दिया। कालीन पर बैठकर उनके साथ राजनीतिक विचार विमर्श कर रहा था, इसका भी अर्थ है कि उसको सम्मान दिया। आय व्यय का कोई ब्यौरा नहीं लेता, इसका अर्थ है कि उसने भी सम्मान दिया। और मसनद ए आली कहकर पुकारता था बहलोल लोदी अपने सभी सामंतों को, जो प्रशासन में उनका अफगान सहयोग कर रहे थे। इसके बाद जब सिकंदर लोदी आता है तो सिकंदर लोदी के समय में बहलोल लोदी के समय से जो चली आ रही अफगान राजत्व की विचारधारा थी, इसमें कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है? कुछ परिवर्तन होता है। पहला तो सब यही याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी के समय में क्या होता है कि बहलोल के समय से जो चली आ रही थी कुछ परिवर्तन होता है। तो कुछ परिवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले सिकंदर लोदी क्या करता है कि अफगानों को थोड़ा-सा नियंत्रित करने का प्रयास करता है। नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जैसे उस समय उनको नियंत्रित करने का नहीं बल्कि समानता का हक था, इसने नियंत्रित करने का प्रयास किया। और इस नियंत्रित करने के प्रयास के तहत वो क्या-क्या करता है सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी सिंहासन का प्रयोग करना शुरू करता है। सिंहासन का प्रयोग करना शुरू करता है। तो पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंहासन का प्रयोग करता है। दूसरा वो क्या करता है कि जो अफगान सरदार को जागीर दी गई थी, जो जागीर दी गई थी उस जागीर का जो आय व्यय होता था, उस जागीर के आय व्यय का ब्यौरा मांगना भी इसने शुरू कर दिया कि आपको जो जागीर दी गई है उससे क्या आया नहीं आया उसकी आप हमें दीजिए। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पहले उनको छूट थी इसमें थोड़ा-सा उसने कमी ला दी थी। बेसिकली बहलोल लोदी के समय में क्या था कि इतनी जो सम्मान उनको मिलते थे, तो कुछ अफ़गान सरदारों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। तो यहाँ आप यह कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी इन प्रयासों के द्वारा अफ़गान सरदार के महत्वाकांक्षा को सीमित करना चाहता था। ये ध्यान में रखें, हम जिस शब्द का यूज़ करते हैं, सीमित करना चाहता था, ये याद रखेंगे। लेकिन जब इब्राहिम लोदी शासक बनता है सिकंदर लोदी के बाद, तो इब्राहिम लोदी के समय क्या होता है कि बड़े पैमाने पर अफ़गान राजत्व में परिवर्तन होता है
और बड़े पैमाने पर क्या होता है, तो मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगा तभी उसे आप पकड़ लेंगे। इब्राहिम लोदी कहता है कि राजतंत्र में कुंभा परवरी का कोई स्थान नहीं। राजतंत्र में कुनबा परस्ती का कोई स्थान नहीं। कुनबा परस्ती का कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं, इसका अर्थ ये होता है कि राजतंत्र में कुनबा परस्ती का कोई स्थान नहीं। कुनबा परस्ती का यहाँ पर अर्थ होता है सगे संबंधी। तो जाहिर सी बात है कि जब इसने यह स्टेटमेंट दिया कि राजतंत्र में कुनबा परस्ती का सगे संबंधी का कोई योगदान नहीं है या कोई स्थान नहीं है, तो सिंपल सा अर्थ है कि जो अफगान सरदारों को बहलोल लोदी के समय विशेष महत्व प्राप्त था, सिकंदर लोदी के समय थोड़ा सा उनके महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, वह इब्राहिम लोदी के समय काफी बढ़ गया और पूरी तरीके से अफगानों को नियंत्रित और दमित करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इसने दमन करने का उनको प्रयास किया। और जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि सगे संबंधी का कोई स्थान नहीं होता है। सुल्तान जो होता है वो एक छत्र राज्य का मालिक होता है और उसने अपने अफगान सरदारों को क्या किया, बड़े पैमाने पर राजस्व का ब्यौरा देने के लिए उनकी अदला बदली, कई सारे की हत्या भी करवाई इब्राहिम लोदी ने। और जब इस तरीके का वो आतंक का माहौल बना देता है अफगान सरदारों के बीच, इसी कारण आप देखते हैं कि कुछ अफगान सरदार जो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे, वो बाबर को आमंत्रित करता है और फिर पानीपत का युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है और वो सल्तनत के पतन का कारण भी बनता है। तो इस तरीके से अफगानों के राजत्व जो थे एक तरीके से परिवर्तनशील रहे, बहलोल से के समय, सिकंदर के समय और इब्राहिम लोदी के समय। इस पर कभी-कभी क्या होता है ना कि पीटी में आपको स्टेटमेंट करके प्रश्न आ जाता है, तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। पूछ देगा कि क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में आपको पूछ दिया जाएगा, तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जब हम लोग इसको समझ गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं कि जो 3 महत्वपूर्ण अफ़गान शासक हुए, यानी कि जो लोदी शासक हुए, उनके समय में क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में काम दे सकता है, उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला यानी कि जो लोदी शासक थे, लोदी शासक के समय में क्या-क्या स्थिति बनती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेकिन लोधी शासकों के बारे में जानने से पहले इस समय क्या होता है कि इससे पहले हम लोगों ने कल देखा था पिछले क्लास में कि नासिरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश के शासक हैं, सैयद वंश के शासक, और उससे पहले भी हम देखते हैं कि जो तुगलक वंश के सिकंदर, उसका तैमूर का आक्रमण हुआ था और तैमूर के आक्रमण ने क्या किया था कि सल्तनत की स्थिति को काफी कमजोर कर दिया था। तो तैमूर के आक्रमण के बाद नासिरुद्दीन महमूद के समय और फिर हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कई सारे प्रांतीय क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो जाता है। तो लोधी शासकों का उन प्रांतीय क्षेत्रीय राज्यों से संघर्ष होता है। तो पहले एक बार हम क्षेत्रीय राज्य को देख लेते हैं कहाँ पर है। क्षेत्रीय राज्य पर अगला वीडियो अलग से भी लेकर आएंगे उसके बारे में डिटेल से, लेकिन इनके साथ जो संघर्ष होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब के आसपास कौन था? यहाँ पर सल्तनत का शासन था। तो एक छोटे से क्षेत्र में सल्तनत का एरिया सिमट कर रह गया था। और अलीगढ़ से लेके यूपी में बनारस तक का जो एरिया था, यहाँ पर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जौनपुर का राज्य था, जहाँ पर शर्की राजवंश शासन करता था। ये पूरा जो एरिया यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बंगाल का राज्य था और बंगाल का तो पूरा इतिहास ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बंगाल, तो यहाँ पर बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आ चुका है। नर्मदा और ताप्ती घाटी में यहाँ पर इन दोनों के बीच पठारी भाग में एक राज्य था जिसको हम लोग कहते हैं मालवा का राज्य अस्तित्व में आ चुका था। और ये जो गुजरात का जूनागढ़ और जो कच्छ सब का इलाका है, ये एरिया होता था, यहाँ पर गुजरात एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। यहाँ पर एक गुजरात है और गुजरात से ही सटा आधुनिक राजस्थान के चित्तौड़ और उदयपुर के क्षेत्र में, जिसकी सीमा सल्तनत की सीमा से भी लगती थी, यहाँ पर एक प्रमुख राज्य आ चुका था जिसको हम लोग मेवाड़ का राज्य कहते हैं। यहाँ पर मेवाड़ का शासन आ चुका था। और फिर और दक्षिण भारत में हम चले जाएंगे तो बंगाल की सीमा से सटते हुए उड़ीसा के इस क्षेत्र में इस समय आ चुका था एक गजपति शासक वंश था। कुछ लेटर काल में गजपति वंश आ जाएगा और कुछ और लेटर काल में मालवा से और गजपति की सीमा को टच करते हुए यहाँ पर आ जाएगा बहमनी राज्य, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और बहमनी से सटा हुआ इन क्षेत्रों में आ जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे विजयनगर साम्राज्य कहते हैं।
तो आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इस बहमनी साम्राज्य का और विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह के समय हो चुका था। और फिर कई सारे राज्य जो है वो नासिरुद्दीन महमूद और जो तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तो एक और राजनीतिक जो व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, उसमें कई सारे ऐसे प्रांतपति जो पहले दिल्ली सल्तनत का अधीन शासन करते थे, धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई छोटे छोटे राज्य एक बार फिर से आ चुके हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता था, बिल्कुल कश्मीर के राज्य का भी अस्तित्व आ चुका था। कश्मीर का जिक्र तो हम लोग देखते हैं अशोक के समय से ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हमें कश्मीर के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आपको हर एक राज्य के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग लोधी शासक के बारे में जान लेते हैं। तो लोधी शासक के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम पहले जो अफगान थे, इन अफगानों के बारे में, चूंकि लोधी अफगान से बिलोंग करते थे, तो अफगान के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक करके शासक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अफगान लोग जो थे, ये नासिरुद्दीन महमूद के समय में, नासिरुद्दीन महमूद का अर्थ हो गया जो ममलूक वंश का शासक था बलबन से पहले। नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये लोग सल्तनत की सेना में भर्ती होने शुरू हो चुके थे। नासिरुद्दीन महमूद के समय में सल्तनत की सेना में भर्ती हुए। इसका अर्थ है कि पहले से ही इनका दिल्ली आना शुरू हो चुका था और सल्तनत की सेना में भर्ती हुए। बलबन ने इन अफगानों का जो उपयोग है मंगोल आक्रमण के विरुद्ध किया था। बलबन ने इन अफगानों का मंगोल आक्रमण के विरुद्ध यूज किया था, यानी कि इनको सेना में रख के और मंगोल आक्रांता के विरुद्ध जो है इनका यूज किया था, एक बात। और फिर तुगलक वंश के समय में खासकर जो एमबीटी का शासन काल था, तो योग्यता को आधार बनाया था, मैंने पहले ही बताया था। तो एमबीटी के शासन काल में अफगानों की स्थिति क्या है और मजबूत हुई थी, अफगानों की स्थिति मजबूत हुई थी। और फिर जब सैयद वंश का शासन काल आया था, तो सैयद वंश के शासन काल में क्या है कि अफगानों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और अपनी प्रतिभा का परिचय देने के कारण क्या, खासकर मोहम्मद शाह के समय में प्रतिभा का परिचय दिया था। और क्या दिया था, तो मोहम्मद शाह जो सैयद वंश का शासक था, तो मोहम्मद शाह के समय में आप यहाँ पर आप देख रहे हैं जिक्र होगा, मोहम्मद शाह के समय में मालवा के शासक के विरुद्ध एक तरीके से बहलोल लोदी ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मोहम्मद शाह जो सैयद वंश का शासक था, इसके समय जो है सो बहलोल लोदी ने मालवा के शासक के विरुद्ध, जो खिलजी शासक था, उसके विरुद्ध अभियान करता और मोहम्मद शाह जो है उससे प्रसन्न होकर बहलोल लोदी को खाने जहां की उपाधि देता है, खाने जहां की उपाधि देता है। तो इस तरीके से एक यह निष्कर्ष निकलता है यहाँ से कि जो अफगानों का जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत धीरे धीरे प्रमोशन हुआ था। सबसे पहले आप देख रहे हैं सेना में भर्ती होते हैं, फिर इनकी योग्यता का उपयोग बलबन मंगोल आक्रमण के विरुद्ध करता है। एमबीटी के समय योग्यता को आधार बनाया जाता है तो स्थिति मजबूत होती है। और फिर सैयद वंश के समय अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं मालवा के शासक के विरुद्ध। और फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं मालवा का शासक है, और फिर मालवा के शासक के विरुद्ध जो बहलोल लोदी मदद करता है, तो मोहम्मद शाह खुश होकर उसको खाने जहां की उपाधि देता है। और इसीलिए जब यह शासक बनता है बहलोल लोदी, तो फिर कोई ज्यादा प्रतिकार भी नहीं होता है। तो ये याद रखेंगे कि ये अफगानों का एक परिचय था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो राज्य आपने देख लिया है और राज्य देख लिया है, तो अब हम लोग एक एक करके जब चर्चा करेंगे तो आपको ये समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। और यहाँ पर देखिए कि क्या है कि कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर मेंस में जब भी आएगा तो जो लोधी कालीन स्थापत्य कला सब है, क्योंकि प्रमुख रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में इनका योगदान है, सैयद लोधी काल को मकबरों और गुंबदों के काल के नाम से जाना जाता है। तो वो हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनके बारे में क्या है कि कुछ राजनीतिक इतिहास को समझ लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो सल्तनत काल में जो पहला लोधी सुल्तान है वो कौन है, बहलोल लोधी है। और जो बहलोल लोदी सल्तनत काल का पहला सुल्तान है, तो इसका शासन काल कब से कब तक है,
तो पहले भी बताया था कि 1451 से लेके 1489 तक का जो समय है ये बहलोल लोदी का समय है। तो सबसे पहला ही पॉइंट हो जाएगा कि ये कौन से हो गए, लोदी वंश के संस्थापक हो गए, लोदी वंश का संस्थापक। और लोदी वंश के संस्थापक हो गए तो ये अफगानों की एक शाखा थी जिसका नाम था साहूखेल। तो अफगानों की साहूखेल शाखा से संबंधित था, साहूखेल शाखा से। इस तरीके का प्रश्न आता है यूपीपीसीएस में। जैसे तुर्क के बाद तुर्क जो था वो उसमें भी कई सारी नस्लें थी, और इसी तरीके से जैसे फिरोज सब तुगलक थे या तुगलक वंश के शासक थे तो वो करौना तुर्क थे, उसके बारे में आपको बताया था। ये अफगानों की एक शाखा साहूखेल से संबंधित था, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। और ये लोग जो है साउखेल शाखा से संबंधित होने के बाद जो बहलोल लोदी था, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मोहम्मद शाह के आक्रमण के समय प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मोहम्मद शाह इसको क्या उपाधि देता है प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद? इसको खाने जहां की उपाधि देता है मोहम्मद शाह। और फिर खाने जहां की उपाधि मिलता है, लेकिन जब यह शासक बनता है तो शासक बनने के बाद जो बहलोल लोदी है वो बहलोल शाह गाजी, बहलोल शाह गाजी की टाइटल धारण करके बहलोल शाह गाजी इस टाइटल को एज्यूम करता है और तब वह सिंहासन पर बैठता है, तब वह शासक बनता है। ये ध्यान में रखेंगे। अब जब ये शासन करने के लिए बैठता है तो बहलोल का जो मुख्य कार्य है और इसके समय की जो मुख्य घटनाएं हैं, मुख्य कार्य है, वो 3-4 पॉइंट के सहारे आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है कि बहलोल लोदी ने जो प्रशासन करने का काम किया था, तो उसका जैसे आपको अभी मैंने उसके राजत्व दर्शन में बताया कि बहलोल ने अफगान शासकों को या अफगान सरदारों को साथ लेकर चलना शुरू किया। अफगान सरदारों को साथ लेकर, अफगान सरदारों को साथ लेकर, जैसे उसके आपने राजत्व सिद्धांत में देखा है कि वह न तो राज सिंहासन का प्रयोग करता है, कालीन पर उसके साथ बैठकर बात करता है, मसनद आली कहकर बुलाता है। तो अफगान सरदारों को साथ लेकर प्रशासन में चलने की नीति अपनाई। दूसरा, इसके समय में जो है सो इस दोआब के क्षेत्र को लेकर, जैसे आगे बताएंगे आपको, यहाँ पर गंगा नदी और पीछे से यमुना नदी, तो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है ये गंगा यमुना दोआब। और ये जो गंगा यमुना दोआब था ये जौनपुर के शासक जो सरकी वंशीय शासक थे, और दिल्ली सल्तनत में जब सैयद वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना होती है तो इस क्षेत्र पर प्रभुत्व को लेकर जौनपुर के शासक और सल्तनत के शासक के बीच संघर्ष की शुरुआत होती है। तो इस समय जौनपुर का जो शासक है बहलोल लोदी के समय वो था हुसैन शाह सरकी, और हुसैन शाह सरकी शासक है। और हुसैन शाह सरकी को बहलोल लोदी पराजित करता है। यहाँ पर ये देखेंगे, याद रखेंगे कि हुसैन शाह सरकी जो सरकी वंश जौनपुर का शासक, उसको बहलोल लोदी पराजित करता है। और बहलोल का जो पुत्र है बारबक शाह, बहलोल का पुत्र है बारबक शाह, बारबक शाह को यहाँ का प्रांतपति एक तरीके से बहलोल लोदी बना देता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक बहलोल लोदी का जौनपुर पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, क्योंकि बहलोल की मृत्यु के बाद फिर से एक बार सत्ता के लिए संघर्ष होता है। और उस सत्ता संघर्ष की स्थिति में फिर से जौनपुर के शासक क्या करते हैं, जो पहले बंगाल भाग गए रहते हैं, फिर से यहाँ पर वो अधिकार कर लेते हैं। लेकिन एक उपलब्धि है इसकी जरूर मानी जाएगी कि हुसैन शाह सरकी को पराजित करता है और कुछ समय के लिए ही सही जौनपुर को फिर से एक बार दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और तीसरा जो इसके समय में है कि बहलोल लोदी ने 1468-69 के आसपास मुल्तान का अभियान किया था, और मुल्तान को भी ये कुछ समय के लिए ये जीत लेता है। और इसी मुल्तान अभियान के बाद क्या है कि इसके आसपास के क्षेत्र में रोह क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो अफगान थे, इसलिए इनको कहा जाता है रोह के अफगान। तो बहलोल लोदी के समय में जो है रोह के अफगानों की दिल्ली सल्तनत के सेना में बड़े पैमाने पर बहाली हुई थी, ऐसा इतिहासकारों का मत है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, और 4 पॉइंट जो बहलोल लोदी के बारे में ऊपर बताया वो। और फिर राजत्व सिद्धांत बहलोल लोदी का किस प्रकार का था वो आप पहले जान चुके हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि सत्ता के लिए संघर्ष होता है।
और सत्ता के लिए जो संघर्ष होता है, क्योंकि बारबक शाह भी शासक बनना चाहता है, तो उस सत्ता के संघर्ष में क्या होता है कि सिकंदर लोदी की विजय होती है और सिकंदर लोदी क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत का एक बार फिर से शासक बनता है। सिकंदर लोदी के द्वारा पतनशील दिल्ली सल्तनत को एक बार बचाने का प्रयास किया जाता है। आखिरी बचाने का प्रयास हम लोग कहेंगे सिकंदर लोदी के समय होता है, लेकिन उसको भी कोई खास सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफी कमजोर हो चुकी थी, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफी कमजोर हो चुकी थी, प्रांतपति स्वतंत्र हो चुके थे जो उनमें अंदर पहले शासन करते थे। इसलिए सिकंदर लोदी ने भी जो सल्तनत को बचाने का आखिरी प्रयास किया था वो लगभग असफल हो जाता है। लेकिन फिर भी सिकंदर लोदी के समय जो सल्तनत काल की प्रमुख घटनाएं होती है उसको हम लोगों को समझना है। यहाँ से पीटी में प्रश्न आता भी है सिकंदर लोदी के संबंध में। तो सिकंदर लोदी का जो शासन काल हो जाएगा, जैसे पहले ही बताया कि लगभग 1489 से लेके जो 1517 तक का समय है, ये सल्तनत में सिकंदर लोदी का शासन काल है। तो सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे तो इसमें सबसे पहले 3 सेक्शन करके जान लीजिए कि सबसे पहले कि यह शासक जो बनता है, तो पहला पॉइंट शासक बनने का क्या क्रम था और क्या करता है शासक बनना। और शासक बनना तो क्लियर है कि जैसे मैंने अभी बताया। और फिर दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या हुआ था, क्या-क्या कार्य किया था सिकंदर लोदी, मुख्य कार्य, ये इसके समय का महत्वपूर्ण चीज है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि उत्तराधिकार का युद्ध जीतकर एक तरीके से यह शासक बनता है। उत्तराधिकार का युद्ध जीतकर शासक बनता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। उत्तराधिकार का युद्ध जीतता है और फिर शासक बनता है। और यह भी जो टाइटल धारण करता है सिकंदर शाह, सिकंदर लोदी है, लेकिन शासक बनने के बाद यह सिकंदर शाह की टाइटल एज्यूम करके सिंहासन पर बैठता है, सिकंदर शाह के। और इसके बचपन का जो नाम था सिकंदर लोदी के, इसके बचपन का जो नाम था वह हमें निजाम खां मिलता है। बचपन का जिसका नाम था वो क्या था, निजाम खां मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह एक हिंदू माता से उत्पन्न संतान था, हिंदू माता से उत्पन्न था, हिंदू माता से उत्पन्न। तो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि सल्तनत काल के 3 ऐसे शासक जो हिंदू मां से उत्पन्न थे, और उसमें मैंने आपको बताया था एक तीसरा शासक था सिकंदर लोदी जो हिंदू मां से उत्पन्न था। ये सुनार नाम की एक सुनार नाम के एक स्त्री की, सुनार कह सकते हैं कि सुनार की पुत्री से उत्पन्न पुत्र था। तो एक तरीके से ये हिंदू माता से उत्पन्न था। तो उत्तराधिकार के युद्ध में विजय होने के बाद शासक सिकंदर शाह की टाइटल, बचपन का नाम निजाम का, और स्टेट पॉइंट में हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र था। अब सिकंदर लोदी के समय में मुख्य कार्य क्या क्या होता है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से कार्य होता है। तो सिकंदर लोदी का क्या है कि सबसे पहले ये क्या करता है कि बिहार यानी कि जौनपुर को यह भी जीतता है, क्योंकि जौनपुर जब सत्ता संघर्ष चल रहा था बहलोल, सिकंदर बहलोल की मृत्यु के बाद, तो जौनपुर एक बार फिर से स्वतंत्र हो जाता है और वहां के शासक फिर से जौनपुर पर अधिकार कर लेते हैं। तो जौनपुर पर आधिपत्य को लेकर संघर्ष होता है और जौनपुर को यह जीत भी लेता है, कुछ समय के लिए फिर से जीत लेता है। दूसरा, ना केवल यह जौनपुर को जीतता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बल्कि उत्तर बिहार का जो तिरहुत का क्षेत्र है वहां तक, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी के द्वारा ये पूरा जौनपुर और बंगाल की सीमा तक, ये जो बिहार का एरिया है यहाँ तक ये जीत लेता है। यानी कि इसके द्वारा बिहार को भी जीत लिया जाता है पूर्व में, और न केवल बिहार को कि बल्कि इससे सटे हुए जो तिरहुत का क्षेत्र है जिसमें बिहार का भी कुछ, बंगाल का भी एरिया आएगा, तिरहुत को भी जीतता है और बिहार को भी जीत लेता है, और यहाँ के शासक यहाँ इनका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये तो पूर्व भारत की ओर सिकंदर लोदी का विस्तार हुआ, पश्चिम भारत की ओर भी सिकंदर लोदी का विस्तार होता है। और पश्चिम भारत में जब वह विस्तार करता है तो राजस्थान में अभी जो धौलपुर का क्षेत्र होगा, धौलपुर के शासक, दूसरा याद रखेंगे
एक छोटा सा क्षेत्र था। मंदरेल के शासक, धौलपुर के शासक, मंदरेल के शासक, फिर नरवर के शासक, और नरवर के शासक के साथ साथ राजस्थान में जो नागौर का शासक था, इस सभी ने सिकंदर लोदी के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये इसकी एक राजनीतिक जीत थी। इसके अलावा अब देखिए, उत्तर भारत के लगभग बड़े क्षेत्रों को वो जीत चुका है। जौनपुर को लगभग अधिपत्य कर चुका है। बिहार तक का एरिया, पश्चिम में राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत चुका है। तो अब जो पश्चिम के दो शक्तिशाली राज्य बच गए थे, एक मेवाड़ का राज्य था और दूसरा कौन है, मालवा का राज्य था। तो इन दोनों राज्यों पर नजर रखने के लिए सिकंदर लोदी के द्वारा क्या किया जाता है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की जाती है। सभी को पता होगा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की जाती है और 1506 में आगरा को सल्तनत की दूसरी राजधानी के रूप में ये कन्वर्ट कर देता है, दूसरी राजधानी के रूप में, और काफी लंबे समय तक यह अपना समय भी बताता है। यहीं पर आगरा के आसपास जो है यह बादलगढ़ के किले का निर्माण भी करता है, बादलगढ़ का किला बनाता है। और ये तीनों काम जो वो करता है कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना, 1506 में आगरा को सल्तनत की दूसरी राजधानी के रूप में कन्वर्ट कर देना और बादलगढ़ के किले का निर्माण करना, ये तीनों कार्य जो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। बेसिकली ये जो मेवाड़ के शासक थे और जो मालवा के शासक थे, इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कि ये दिल्ली तक ना बढ़े, क्योंकि जो राणा, एक तरीके से देने कहेंगे कि इस समय तक राणा सांगा आ चुके थे मेवाड़ में, तो उनकी भी नजर दिल्ली पर रहती थी और मालवा के शासक जो खिलजी शासक हुआ करते थे, वो भी एक तरीके से नजर लगाए हुए थे। तो इन दोनों शासकों के ऊपर नजर रखने के लिए इन्होंने ये तीन काम किए थे, आगरा शहर की स्थापना, उसको राजधानी बनाना और बादलगढ़ के किलों का निर्माण करना। इस तो ये इसका क्या हो गया कि राजनीतिक क्षेत्र की उपलब्धि हो गई। जौनपुर है, बिहार है, तिरहुत है, पश्चिमी राजस्थान में धौलपुर, मंदरेल, नरवर, नागौर के क्षेत्र को जीतता है और फिर आगरा वाला, ये इसका राजनीतिक हो गया। अब सिकंदर लोदी की जो प्रशासनिक नीति थी वो किस तरीके से थी, तो आप उसको हम एक पॉइंट में ले लेते हैं, आप इसको ज्यादा समझ पाएंगे। तो सिकंदर लोदी की जो प्रशासनिक नीति थी, उस प्रशासनिक नीति में इसने किन किन चीजों पर ध्यान दिया था, उसको ध्यान से देखेंगे। तो सिकंदर लोदी के प्रशासनिक नीति को हम लोग एक तरीके से उसके धार्मिक नीति में बांट सकते हैं, धार्मिक नीति में बांट सकते हैं, और दूसरा हम एक प्रशासनिक आर्थिक नीति कर लेते हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाएं। प्रशासनिक आर्थिक नीति क्या थी इसकी, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिकंदर लोदी की प्रशासनिक आर्थिक नीति थी, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इसने क्या किया था कि अफगान सरदारों को, पहले भी बताया था यहाँ भी, अफगान सरदारों को सरदारों को जागीर का ब्यौरा देने के लिए मजबूर किया। अफगान सरदारों को जागीर जो गबन कर लेते थे, जागीर का ब्यौरा यानी जो भूमि उनको वेतन के बदले में दी जाती थी, उससे कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुई, उसका ब्यौरा, जागीर का ब्यौरा देने के लिए मजबूर करता है, ब्यौरा देने के लिए मजबूर किया। पहला ये काम करता है कि भाई आपको जो भी जागीर है आपको उसका ब्यौरा देना ही है, यदि आप नहीं देंगे तो फिर आपको आपके जागीर से विस्थापित कर दिया जाएगा, वो ध्यान में रखेंगे। दूसरा, सिकंदर लोदी के द्वारा प्रमुख रूप से एक काम किया गया, गजे सिकंदरी नामक एक भूमि माप चलन किया गया था। गजे सिकंदरी, इसको कहते हैं गजे या गज ए, गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी जो है ये भूमि माप के लिए इसने एक प्रकार का पैमाना चलाया था, स्केल चलाया था, गजे सिकंदरी। और यह पैमाना उत्तर भारत में अकबर के शासन काल तक प्रचलन में रहा था। अकबर के शासन काल तक भूमि माप के इकाई के रूप में प्रचलन में रहा। इसको याद रखेंगे, गजे सिकंदरी के बारे में पूछा जाता है कि किस तरीके से होता था, क्या था। तीसरा, सिकंदर लोदी ने क्या किया कि आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार पर जो आंतरिक कर लगा हुआ था वह समाप्त कर देता है, यानी कि आंतरिक व्यापारिक
कर को समाप्त कर देता है। आंतरिक व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया, जाहिर सी बात है कि इससे व्यापारियों को राहत मिली होगी और फिर व्यापार को बढ़ावा मिला होगा। चौथा, इसने निर्धन जो गरीब लोग थे, निर्धनों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, यानी उनके लिए लंगर की, निर्धनों के लिए लंगर की व्यवस्था करता है, लंगर की व्यवस्था करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और फिर इसने क्या किया कि जो पांचवा पॉइंट की अनाज पर जो चुंगी लगता था, अनाज पर, कुछ अनाज पर लगने वाले चुंगी को भी समाप्त कर देता है, चुंगी को समाप्त कर दिया। एक तरीके से आपको दिखाई देता है कि कुछ ऐसी नीतियां अपनाती है कि व्यापार बढ़े और अफगान सरदारों को जागीर का ब्यौरा देने के लिए मजबूर करना। इसके भी पीछे मूल उद्देश्य यही था कि सल्तनत का कोष मजबूत हो, क्योंकि जो रिक्त हो चुका था वो गजे सिकंदरी भूमि माप का पैमाना चला था, तो उसके पीछे भी ये रीजन रहा होगा कि भूमि माप हो और फिर किसानों से किस तरीके से टैक्स वसूलना है, वो आप इसमें ध्यान में रखेंगे। जो सिकंदर की धार्मिक नीति थी, ये धार्मिक नीति थोड़ा सा हमें कट्टर प्रतीत होती है, धर्मांध, लेकिन ये हर एक मामलों में आपको देखेंगे तो फिर निष्कर्ष जो है सो कुछ अलग प्रकार का निकलेगा। तो धार्मिक नीति के तहत सबसे पहले ये क्या करता है कि मुहर्रम के ऊपर जो तजिया निकाला जाता है, आज भी मुहर्रम पर तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुहर्रम पर तजिया निकालने पर प्रतिबंध, निकालने पर प्रतिबंध, यानी कि आप मुहर्रम के अवसर पर तजिया जो पहले सुल्तानों के समय निकाले जाते थे, इसने प्रतिबंध लगा दिया कि आप नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, इसने क्या किया, मस्जिद को सरकारी संस्था बना दिया, मस्जिद को सरकारी संस्था बना दिया। और फिर जब मस्जिद को सरकारी संस्था बनाया, तो सरकारी संस्था बनाकर उसमें शिक्षा कैसे दी जाए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसे एक केंद्र के रूप में विकसित किया, यानी मस्जिद को एक तरीके से शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का काम किया सिकंदर लोदी ने। तो शिक्षा केंद्र के रूप में बनाने का प्रयास किया। फिर तीसरा ये पॉइंट क्या करता है कि मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मजार और संतों के दरगाह पर जाने पर पाबंदी लगा दी। मुस्लिम महिलाओं के पीरों और संतों के दरगाह और मजार पर जाने पर पाबंदी लगा दी। पीर और संत के मजार पर नहीं जा सकती थी, इन पर इसने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ये ध्यान में रखेंगे। फिर इसी तरीके से इसके समय में क्या हुआ कि कई सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जाता है, कई सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जाता है, हिंदू मंदिर तोड़े गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो नागरकोट का मंदिर का क्षेत्र था, हिंदू मंदिर को तोड़ा जाता है इसके शासनकाल में। और फिर धर्मांतरण के प्रयास भी किए जाते हैं, धर्मांतरण के प्रयास भी किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो एक मध्य मार्ग निकलता है। आप देखते हैं कि इस्लाम में भी कई सारी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा देता है, तजिया निकालना बंद, मस्जिद जो पहले धार्मिक संस्था होता था उसको सरकारी संस्था बना दिया और उसमें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। मुस्लिम महिलाओं को पीरों के संतों, मजार और दरगाहों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर कई सारे हिंदू मंदिर भी इसके समय में तोड़े जाते हैं, हिंदुओं के धर्मांतरण के प्रयास भी होते हैं। तो इस तरीके से, और ये सिकंदर लोदी जो है साहित्य का, इसके समय में साहित्य संगीत के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ था, जो अभी आपको कला के क्षेत्र में बताएंगे। और खुद भी उच्च कोटि का विद्वान था सिकंदर लोदी, कि गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। इसके कविता का टाइटल होता था सिकंदर लोदी की कविता का गुलरुखी, तो गुलरुखी नाम से टाइटल से ये लिखता था। तो सिकंदर लोदी के ऊपर जो है, जिसका ऑप्शनल पेपर होगा इतिहास का, उसके मेंस में आता है सिकंदर लोदी के उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। जब इतिहास जिसका मेंस होगा और सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना होगा, इसी 3-4 पॉइंट के सहारे करेंगे कि उसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही, जिसमें मैंने उसके क्षेत्र विस्तार के बारे में बताया कि कौन-कौन सा क्षेत्र जीता, फिर उसकी प्रशासनिक नीति किस प्रकार की थी, तो यहाँ पर 5-6 पॉइंट बताया प्रशासनिक नीति में। फिर उसकी धार्मिक नीति कैसी थी वो आपको बताया, और फिर आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका एक 250-300 शब्दों का अच्छा खासा आंसर बन जाएगा। और प्रीलिम्स जो यूपीएससी का होता है, तो प्रीलिम्स में यहाँ पर स्टेटमेंट करके आ सकता है कि सिकंदर लोदी के समय में कौन सा काम हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ। तो
तो उस दृष्टिकोण से गजे सिकंदरी को याद रखना जरूरी है क्या था। और फिर जो स्टेटमेंट करके मैंने बताया है इसको आपको याद रखने की जरूरत है। धार्मिक नीति में भी जो स्टेटमेंट सब है वो याद रखने की जरूरत है, ताकि आपको स्टेटमेंट करके जब प्रश्न आएगा तो आप उसे आराम से बना लेंगे। तो ये सिकंदर लोदी के बारे में इंफॉर्मेशन बेस्ड और कुछ कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं आप इसको बना के लिखेंगे। आगरा शहर की स्थापना क्यों करता है, किस तरीके से, वहां से रीजनिंग बेस्ड भी प्रश्न आ सकता है। अब जो सल्तनत काल का और इस वंश का अंतिम शासक है वो कौन सा है, इब्राहिम लोदी है। तो इब्राहिम लोदी के समय में कुछ खास चीजें तो है नहीं, लेकिन इसका जो शासन काल है कब से कब तक है, तो 1517 से लेके या 1518 से लेके जो 1527 तक का शासन काल है वो क्या है कि इब्राहिम लोदी का शासन काल है। और इब्राहिम लोदी के समय में क्या है कि जैसे आप इसके, यदि आप इसको बड़े तौर पर लिखना चाहेंगे, कुछ बेंच के दृष्टिकोण से लिखना चाहेंगे, इसको दो भागों में बांट लीजिएगा। एक तो हो जाएगा इब्राहिम लोदी का राजत्व सिद्धांत, और जब इब्राहिम लोदी का राजत्व सिद्धांत आएगा तो आपको मैंने बताया है उस पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे कि क्या उसका करना था, किस तरीके से अफगान सरदारों पर कंट्रोल, नियंत्रण करना, दमन करना, राजतंत्र में कुंभा परवरी का कोई स्थान नहीं, ये सब याद रखेंगे। लेकिन इसका जो अन्य कार्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो इसके समय में घटनाएं हुई, वो पहला क्या था कि इब्राहिम लोदी के समय में ग्वालियर को जीत लिया जाता है, ग्वालियर को जीता जाता है, एक इसकी उपलब्धि ग्वालियर को जीतता है। लेकिन ये अस्थाई नहीं, इसके मृत्यु के साथ ही फिर से वो अलग हो जाता है। और फिर दूसरा जो इसके समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, 1517-18 के आसपास इसके शासन बनते ही एक युद्ध होता है जिसको हम लोग कहते हैं घाटोली का युद्ध कहते हैं। एक युद्ध होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घाटोली का युद्ध कहते हैं। ये जो घाटोली का युद्ध होता है, बेसिकली यह युद्ध होता है मालवा के शासक, या ये कह सकते हैं कि मालवा के प्रश्न पर लेकर होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ मालवा का क्षेत्र, तो मेवाड़ के शासक की भी नजर मालवा पर होती थी और दिल्ली के शासक की भी नजर मालवा पर होती थी। इसका रीजन ये था कि दक्षिण को जाने वाले जो अधिकांश व्यापारिक मार्ग थे वो मालवा से होकर गुजरते थे, तो मालवा का बड़ा ही सामरिक महत्व था। तो ये इसलिए मेवाड़ के शासक की भी इस पर नजर रहती थी। तो घाटोली का जो युद्ध हुआ था ये बेसिकली मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ इसका हुआ था। के शासक मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ हुआ था। और इधर कौन सा हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो यह युद्ध हुआ था, घाटोली का युद्ध, यह युद्ध हुआ था मूल रूप से मालवा पर नियंत्रण को लेकर, मालवा पर अधिकार को लेकर हुआ था। मालवा पर ये भी अधिकार करना चाहते थे और ये भी, लेकिन इसमें जो है सो राणा जीतता है और लोदी की यानी इब्राहिम लोदी की एक तरीके से पराजय होती है। इब्राहिम लोदी की इसमें क्या हो जाती है, पराजय। इसके समय की एक प्रमुख घटना है घाटोली का युद्ध है जिसमें ये पराजित होता है। और तीसरी जो सर्व प्रमुख घटना है वो सभी को पता होगा कि पानीपत का युद्ध होता है इसके समय में, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है इसके बारे में तो हम बाबर के आक्रमण पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे उसका आक्रमण होता है, किस तरीके से वो भारत आता है। जैसे तुर्क आक्रमण के बारे में आपको बताया था, ठीक उसी तरीके से बताएंगे किस तरीके से मध्य एशिया की पृष्ठभूमि थी और क्यों बाबर को भारत की ओर आना पड़ा था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर जीतते हैं, इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और फिर दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। और इसके बाद भी अफगान सत्ता मूल रूप से पतन नहीं हुआ, क्योंकि बिहार बंगाल में हम लोग देखेंगे कि अफगान है अभी भी बाबर के लिए अफगानों की चुनौती होगी, जिसमें आगे हम लोग उसके साथ जो युद्ध होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से तीन महत्वपूर्ण पॉइंट, ग्वालियर जीतना, घाटोली का युद्ध होना और पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर के द्वारा इसको पराजित किया जाता है और युद्ध भूमि में ही ये खेत हो जाते हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने सल्तनत के इतिहास को एक तरीके से देख लिया है। इसमें हम लोगों ने मूल रूप से क्या देखा है कि 1206 में सल्तनत, और न केवल सल्तनत, इसको यदि आप एक पूरे कड़ी के रूप में देखेंगे तो आपने इस्लाम के उदय से शुरुआत की थी, और इस्लाम का उदय और प्रसार कैसे होता है, कैसे मोहम्मद बिन कासिम का भारत अभियान होता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, फिर गजनवी का भारतीय अभियान और उसका इम्पैक्ट, मोहम्मद गोरी का भारतीय अभियान, उसका इम्पैक्ट, सल्तनत की स्थापना और सल्तनत के प्रमुख राजवंश, एक क्रोनोलॉजी के रूप में पढ़ा है। और आपका अब ये काम बनता है इसमें दो तीन चीजें करनी, जो मैं आपको बताता हूं कि जिसका ऑप्शनल पेपर होगा वो भी क्या करेगा, और जो जिसका ऑप्शनल पेपर नहीं है लेकिन जिसके लिए जीएस में इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, पीटी में और मेंस में भी, तो जिसका ऑप्शनल पेपर इतिहास होगा वो क्या करेगा कि फर्स्ट पेपर के मेंस का क्वेश्चन बैंक ले लेगा, और मेंस का क्वेश्चन बैंक लेने के बाद वो देखेगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देख के इस पर आपको अपना नोट्स डेवलप कर लेना है, और नोट्स डेवलप कर लेने के बाद एक दो बार जब आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे, तब आप मेंस के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। इतिहास के मेंस में, स्टेट पीसीएस में भी, जो स्टेट पीसीएस आप फोकस करना चाह रहे होंगे और जहां पर ऑप्शनल पेपर है, तो स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी मेंस में मध्यकालीन भारत खासकर सल्तनत से कैसा प्रश्न पूछा और क्या आपसे वो बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने बताया है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपके 70% ऑप्शनल पेपर का एरिया भी कवर हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। और जिसका जीएस है तो जीएस वाले क्या करेंगे कि सबसे पहले मेंस जिसका उसका जीएस भी होगा, तो जीएस के तहत क्या करना है कि पूरे इस्लाम के उदय से लेकर और यहाँ तक के वीडियो को कंटिन्यू देख के अपना नोट्स डेवलप कर लेंगे, और उस नोट्स डेवलप को करने के बाद क्या करेंगे, उसको दो तीन बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे मैप बगल में रहेगा, हमने भी जब भी बताया मैप के थ्रू, तो मैप बगल में रहेगा, चीजों को समझेंगे और समझने के बाद आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, जो पीटी का प्रश्न आया है वो आपसे बनता है या नहीं। तो मैं दावे के साथ यहाँ कह सकता हूँ कि किसी भी स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में जब भी कोई प्रश्न आया होगा तो सल्तनत काल में मैंने जो पढ़ाया है इससे एक भी प्रश्न बाहर आपसे नहीं जाएगा और आगे भी नहीं जाएगा। इतना मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है कि आगे भी नहीं जाएगा। तो आपका काम बनता है कि इस वीडियो को अच्छे से समझें, देखें और नोट्स बना के अपना आप प्रिपेयर्ड करें। और अभी जैसे मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि अभी जो ये रिकॉर्डिंग वीडियो, आगे भी सीरीज अभी रिकॉर्डिंग वीडियो का ही चलेगा, जो टेक्निकल इशू है उसकी वजह से। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए जो प्रांतीय राज्य सब स्थापित हुए थे उसके बारे में जान लेंगे। जैसे मैंने कई सारा प्रांतीय राज्य बताया था कि यहाँ पर कश्मीर का राज्य था, इसके बारे में जान लेंगे। यहाँ पर मेवाड़ का राज्य था, इसके बारे में। फिर गुजरात राज्य के बारे में, मालवा राज्य के बारे में, जौनपुर राज्य के बारे में, बंगाल के बारे में, गजपति वंश के बारे में, और फिर जो दो बड़े बहमनी और विजयनगर, इस सब को कर लेंगे। तब हम आपको ले चलेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में, फिर दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर में। तो अब इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो बेसिकली किससे संबंधित होगा, तो प्रांतीय राज्य होगा, और प्रांतीय राज्य का जो स्थापत्य कला सब है उसके साथ ही हम इंक्लूड करते जाएंगे। तो आप, यदि कोई आप या आपके दोस्तों में से कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है तो मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे शंकर वाईटी, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप ऑप्शनल पेपर का भी लेंगे, जीएस का भी लेंगे, आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको 10% के डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और थैंक यू है, धन्यवाद है सभी को। फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो प्रांतीय राज्य थे मध्यकालीन भारत में, उस सब के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।